ठीक है, देखिए जो ग्रुप में डाउट्स आए हैं ट्राई करते हैं। ये क्या है क्या v1 v2 v1 विद टू नॉन जीरो रियल वेक्टर ऑफ साइज 3 क्रॉस 1। ओके, ये हमारे पास है। ओके, सो ध्यान से देखो, यहाँ पे v1 v2 का जो प्रोडक्ट है वो 0 है, v1 ट्रांसपोज v2 का। और ये एक्चुअली क्या है ना, ये कहना चाह रहा है जो v1 वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड 1 है, जो v1 वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड 1 है। यहां से क्या पता चल रहा है कि v2 वेक्टर की मैग्नीट्यूड 1 है। ओके, अब क्या हो रहा है, A is this matrix। हाँ जी, किनका डाउट है, मनोप्रिया का? तो इसमें क्या डाउट, आपने ट्राई किया? देखो एक ना प्रोजेक्शन मैट्रिक्स नाम का कॉन्सेप्ट होता है, या डायरेक्टली मैं थ्योरम लिखा देता हूं। तो इसको ये प्रोजेक्शन मैट्रिक्स जो बोलते हैं ना, ये होता है, यहाँ लिखा हुआ ना, v ट्रांसपोज अपॉन v ट्रांसपोज v। ठीक है, दिस इज कॉल्ड प्रोजेक्शन मैट्रिक्स। और इस पे ऑलरेडी जैम में भी क्वेश्चन आ चुके हैं, अगर आपने पीवाईक्यू थ्रू आउट किया हो एक एक क्वेश्चन तो इस जी। तो बताइए इसका आइगन वैल्यू क्या होता है, व्हाट आर द आइगन वैल्यूज ऑफ दिस? ये थ्योरम याद है? 0 and 1। यस, तो इसमें क्या होता है, जस्ट वन आइगन वैल्यू इज 1, रेस्ट ऑल आर 0। सपोज ये अगर n क्रॉस n की मैट्रिक्स है, so it will have n आइगन वैल्यूज, so one of them will be 1 and rest n minus 1 are 0। same thing is here, so this is also projection matrix, क्योंकि ये आपको 1 दे दिया ना, so this thing is given 1, so ये जो denominator है 1 है। तो like you say this is a1, this is a2। okay, let me write a is equal to 2a1 plus 3a2, because if you write a1 here, तो v1 this is just 1, so v1 transpose v1 denominator is just 1 and v2 transpose v2 is just 1, so means what? So a1 and a2 are projection matrix here, a1 and a2 are projection matrix। so now can you find the eigenvalues of a? So a1 has eigenvalue 0 or 1, a2 has eigenvalue 0 or 1, right? So and v1 transpose v2 0 है, so means what? If I multiply a1 a2 एक मिनट है ना, जियोमेट्रिक हो जाएगी, प्रोडक्ट इज 0, so they are orthogonal है ना। so बताइए इसके आइगन वैल्यूज क्या होंगे? अगर a1 कहीं 0 0 रखेंगे तो इट विल हैव आइगन वैल्यू, या आप 5 निकालना है तो a5 निकाल सकते हो। आर दे कम्युनिकेटिंग? यस, है ना, हाँ कम्युनिकेटिंग तो है ही।
A1 की आइगन वैल्यूज क्या क्या है, जो A1 मैट्रिक्स है उसकी क्या क्या आइगन वैल्यूज है? हाँ जी बोलो प्रिया। 0 और 1। A2 की आइगन वैल्यू क्या क्या है? 0 and 1. 0 और 1। तो व्हाट आर द आइगन वैल्यूज ऑफ A? क्या आएगा बताओ? 0. ऑर्डर क्या है? अच्छा यहाँ देखो ध्यान से। सो यहाँ पे एक्चुअली A का ऑर्डर 3 है ना, सो दिस इज A1 इज 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स, A2 इज 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स। तो इसकी जो आइगन वैल्यूज हैं 1 0 0, इसका भी 1 0 0 है। सो इफ यू ऐड सो क्या होगा? 1 0 1 0 ना। अगर दोनों 0 हो गया तो एक की आइगन वैल्यू हो जाएगी 0, और क्या आएगा? बोथ आर 1 देन 5, 5. एंड नेक्स्ट व्हाट आर द थर्ड आइगन वैल्यू? भी हो सकती है ना, अगर एक 1 एक 0 होगा था ना, सो हाउ विल यू डिसाइड? तो एक काम करता हूं, देखो जैसे अगर इस तरीके से समझ नहीं आ रहा ना, सो वी कैन डू वन थिंग, वी कैन टेक एग्जांपल। तो अगर मैं एग्जांपल लूं, देखो ऐसा करने की तो जो मैं कर रहा हूं जैसे लेंदी अप्रोच, इजी अप्रोच सिंपल है, क्योंकि मैं इसमें क्या करूंगा, I will take V1 as 1 0 1, V2 as 0 1 1 या 0 0 0 1 0। यहाँ देखो वो सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही होगी, जो भी रिक्वायरमेंट है ना, ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। यू कैन चेक। चेक कर लो। तो V1 ट्रांसपोज है ना, ये ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ से अगर हम V1 ट्रांसपोज, हमें क्या चाहिए यहाँ से, वी नीड A V1 ट्रांसपोज ना, सो V1 ट्रांसपोज निकाल लो। ये क्या आएगा? देखो तो ये आ गया, एंड अगेन इफ यू राइट V2 ट्रांसपोज, सो यहाँ से ही है, क्योंकि इसमें कुछ भी वैसा होगा इन जनरल यू कंसीडर एनी एग्जांपल इट विल लीड टू द सेम आंसर, बिकॉज ये न्यूमेरिकल आंसर टाइप है, एक यूनिक नंबर आंसर आएगा। तो यहां से आपके पास है अब इसने कहा है तो यहां से क्या आएगा, यू ऐड इट, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करोगे यहाँ 2 आ जाएगी, 0 0 0 3 0 0 0 0। तो यहां से ये समझ आया, ओके। तो यहाँ मतलब ये है कि इसकी आइगन वैल्यू यहाँ से जो मिलेगी हमें, जब 0 0 रखने पे 0 आ जाएगी, और एक 0 और एक 1 तो 2 आएगी, और एक 1 फिर एक 0 3। ओके, सो 5 इज नॉट नेसेसरली द आइगन वैल्यू, है ना, क्योंकि इसकी वजह क्या है, इसकी वजह है ये, तो क्योंकि इसका ना अगर A1 इंटू A2 मैट्रिक्स फाइंड करना चाहो तो क्या होगा, यहां से A1 इंटू A2 फाइंड करोगे तो V1 ट्रांसपोज एंड V2 ट्रांसपोज, ये 0 मैट्रिक्स है तो ये 0 है। ओके, सो A1 A2 इज प्रोडक्ट 0 है ना, मतलब मैट्रिक्स का प्रोडक्ट 0 है, तो 1 1 कंसीडर नहीं हुआ। ठीक है, तो यहाँ से हमने ये डिसाइड किया, तो उससे कंफ्यूजन है, यू कैन टेक डू लाइक दिस। तो यहाँ से क्या हो गया, A के पास आइगन वैल्यू है 0 2 3, वो यहाँ से भी दिख रहा था बट वहाँ कंफ्यूजन था 1 1 लेंगे कि नहीं, तो इसके पीछे लॉजिक यहाँ पे ये है, क्योंकि A1 के पास आइगन वैल्यू 0 और 1 है, A2 के पास आइगन वैल्यू 0 और 1 है,
सो जीरो की मल्टीप्लिसिटी 2 है, मतलब 1 0 0 1 0 0 दोनों की है। तो इस केस में यहाँ से क्योंकि 3 ही आइगन वैल्यू हो सकती, 4 तो हो नहीं सकती, सो दैट 3 आइगन वैल्यू आर दिस। तुम कोई और एग्जांपल भी लोगे तब भी यही मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो क्या होगा, Okay, sir. सो a की पावर 5 की आइगन वैल्यू क्या है, 0, 2 to the power 5, 3 to the power 5. सो व्हाट इज ट्रेस ऑफ a की पावर 5, करो Sum of them. ऐड करो, यही आना चाहिए। 275 है। हाँ, तो मतलब ये अप्रोच ठीक है। जैसे since this question is general, so you take any v1 any v2 satisfying the given condition, so it will lead to the unique answer, and that answer is this. So whatever v1 v2 you choose, you will have common answer. Okay, अभी देखते हैं और लोगों के डाउट है क्या। so one by one करते हैं कि क्वेश्चन, then I will come to your question again. हाँ जी सैन, ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ आपसे अभी तक? सर नहीं हो रहा है सर इसको, मतलब सी और डी ऑप्शन में सर अब मैंने तो सॉल्व तो किए थे, अब देखता हूँ उस समय। नहीं, आपने सी डी नहीं सॉल्व किया था, आपने सिर्फ ए बी सॉल्व किया था और फिर सी डी पार्ट। हाँ जी नेहा, आपके पास सॉल्यूशन है इसका, इस क्वेश्चन का 20? है सर। हाँ, इसको भेज देना ग्रुप में एक बार। ओके सर। हाँ, सी डी पार्ट का भी ठीक है। तो हाँ जी, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है देखिए, तो भी ग्रुप में भेजेंगे, अगर समझ नहीं आएगा फिर हम डिस्कस करेंगे। मैंने क्लास में कराए हैं, अब आपको ढूंढना पड़ेगा वो वीडियो जहां पे मैंने चारों पार्ट डिस्कस किया है। यानी मैं आपको बोल रहा हूँ, है ना, ये है, क्योंकि मैंने चारों पार्ट कराए हैं। क्योंकि अब आपको ऐसे कन्विंस करना तो मुश्किल है, तो उसके लिए आप जब पांचों वीडियो देखेंगे जो 2 घंटे का है, तब आपको जाकर समझ आएगा कहाँ मैंने कहा है। क्योंकि एक क्वेश्चन मैं 4 बार भी डिस्कस करता हूँ। कोई बच्चा पूछा, जैसे आप अभी पूछ रहे हो, तो उस टाइम भी ऐसे बहुत सारे बच्चे जो पूछे होंगे, तो उसमें मैंने कराए थे। तो नहीं समझ आएगा फिर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, suppose there are 400 student in ISI and the probability that the particular book is needed by a student on any day is 0.1। ठीक है, मतलब 400 स्टूडेंट है और probability that a particular book is needed by a student on any day is 0.1। ठीक है, ISI want to make sure that on any given day every student who wants that particular book will get it from library with probability at least 0.95। ठीक है, सो ये क्या चाहते हैं कि किसी गिवन एक दिन में हर स्टूडेंट जो चाहता है that particular book will get it from library with probability at least 0.95। So find the minimum number of copies of that book ISI should keep in the library। ठीक है, तो हमें ये कह रहा है कि 400 स्टूडेंट है टोटल। ठीक है, सो अब कोई पर्टिकुलर बुक है, तो यहाँ P जो है, probability a student will get that book is 0.1 and क्या बोल रहा है कि ये समझो क्या बोलना चाह रहे हैं। एवरी स्टूडेंट हु वांट दैट पर्टिकुलर बुक विल गेट इट फ्रॉम लाइब्रेरी विथ प्रोबेबिलिटी एट लीस्ट 0.95। देखो यहाँ पे ऐसा है कि x1 x2 x400 दे आर IID बर्नौली P। ठीक है, तो यहाँ P दे रखा है आपको, क्योंकि स्टूडेंट को या तो चाहिए या नहीं चाहिए, है ना, 2 ऑप्शन है। सो दे विल नीड और नॉट। इफ दे नीड, सो किसी दिन में चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.1 है। ठीक है ना। अब ये है कि फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ दैट बुक। अच्छा, लेकिन 400 तो स्टूडेंट है टोटल ना, ओके, और हमें ये बताना है इसमें कि कितनी कॉपीज बुक की चाहिए आई शुड कीप इन द लाइब्रेरी, ताकि who wants the particular book will get it from library with probability at least 0.95। so तो ये किसकी probability बात कर रहा है? तो उसमें मेन है कि कितने बच्चों को चाहिए, है ना। तो बताओ ये क्या कहना चाह रहा है।
प्रोबेबिलिटी ऑफ समथिंग मोर देन इक्वल 0.95 और ये कहना चाह रहा है कि तो ये व्हाट प्रॉब्लम है, इसको तो मैथमेटिकली फ्रेम करना पड़ेगा. सो एवरी स्टूडेंट हु वांट दैट, तो जिसकी वैल्यू 1 है ना, सो समेशन I from 1 to 400 xi more than equal to k, this यहां से k की वैल्यू निकाल सकते हैं. कैसे फाइंड करोगे? तो देखो इसमें क्या है ना, ऐसे xi की वैल्यू या तो 0 है या 1 है, तो जिन लोगों को बुक चाहिए उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू 1 आएगी, जिनको नहीं चाहिए उसके करस्पॉन्डिंग 0 आएगी, तो वैल्यू k हो जाएगी. तो मोर देन इक्वल टू k, इसकी प्रोबेबिलिटी मोर देन इक्वल टू 0.95 है. यहाँ से k निकालो, इसको सॉल्व करो. क्या कर सकते हो, यहाँ से अप्रोक्सीमेशन यूज करना पड़ेगा मुझे ऐसा लग रहा है ना. n लार्ज है यहाँ पे, क्योंकि वैसे तुम कैसे फाइंड करोगे k क्या है उसके लिए, तो यू कैन यूज अप्रोक्सीमेशन. क्या है, बाइनोमियल को नॉर्मल में अप्रोक्सीमेट कर लो, फिर सॉल्व करो. तो यहाँ 5 की जरूरत पड़ेगी. दिस इज अ फ्रेम. किसका डाउट है ये? हाँ जी देखो, हाँ जी कौन, सुमित का डाउट है? किसका डाउट है भाई? MS202. तो देखो इसमें, हाँ इसको सॉल्व करके देखो, बताओ क्या आंसर आता है. कैसे सॉल्व करोगे? ये तुम्हारे पास इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, बाइनोमियल 400 p, p तुम्हारा 0.1 है. इसको तुम अप्रोक्सीमेट कर लो नॉर्मल में या पॉइजन में कर सकते हो. नॉर्मल में कर दो बेटर रहेगा. तो अगर इसको नॉर्मल में अप्रोक्सीमेट करोगे तो बाइनोमियल है ना, एनपी और वो उससे सॉल्व कर लो. तो देखो क्या आता है. k की वैल्यू कुछ भी आएगी तो k को तुम्हें इंटीजर में लेना पड़ेगा. ट्राई करके देखो क्या आता है. ओके सर. हाँ जी किसका डाउट रह गया? तो अच्छा पॉलोमी तुम्हारा डाउट रह गया क्या? क्या था, मैं देखा नहीं था. सर मेरी डाउट है सर, और एक डाउट. नहीं तुम्हारा जो उसने कोई लिखा था भेजा था शायद. पॉलोमी आपके डाउट हो गए या उसने डिलीट कर दिया? ठीक है देखो आगे किसका है. तो इसमें क्या है, एफ आर स्क्वायर से डिफाइंड बाय दिस, देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑन द इलिप्स. तो इसमें क्या दिक्कत है आपको? बताओ इसमें क्या डाउट है? सर इसको सर मतलब इसका सर कोई शॉर्ट आपको सर cos थीटा sin थीटा से एक शॉर्टकट ट्रिक सर दीजिए सर इसको. अरे तो उसमें तुम्हें पता है इसका पैरामीट्रिक फॉर्म पता है क्या होता है? व्हाट इज द पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ दिस? तुम्हें इलिप्स का तुम गूगल कर दो कि पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ इलिप्स, गूगल करके बताओ मुझे क्या आता है. इतना हेल्प तो ऑनलाइन भी ले सकते हो तुम मुझे कह रहे हो cos थीटा sin थीटा बताइए. तुम खुद भी दिमाग लगा सकते हो कि ऐसा क्या पुट करेंगे कि यहाँ पे पैरामीट्रिक बन जाएगी. जैसे सर्कल का होता है r cos थीटा r sin थीटा, वैसे इसका क्या होता है देखो. तो यहाँ से तुम x को ले लो cos थीटा, तो y को मुझे क्या रखना पड़ेगा ताकि ये सेटिस्फाई कर जाए. तो x minus h whole square by a square plus y minus k
where my b square equal to 1. वो तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स है, मैं पूछ रहा हूँ पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है। जैसे सर्कल का जो पैरामेट्रिक फॉर्म होता है उसको पोलर फॉर्म बोलते हैं। हाँ वो a cos x t equal to a cos t और y t equal to b sin t। हाँ तो लगाओ ना उसको, अप्लाई काहे नहीं करते, दिमाग काहे नहीं लगाते। फिर उसके बाद से इसको अप्लाई करो। यहाँ देखो ए और क्या है, बी क्या है, यही है ना। ये पैरामेट्रिक फॉर्म होता है इलिप्स में। तो यहाँ से 1 है ए, तो ये cos थीटा y बराबर एक मिनट b होगा यहाँ पे, b sin थीटा, तो b क्या है यहाँ पे 1/√2 sin थीटा। अब ये आ गया, ये वैल्यू यहाँ रख दो, तो ये आ गया साइन थीटा कॉस थीटा लिखते हैं साइन 2 थीटा अपॉन 2, तो साइन 2 थीटा अपॉन ये √2 है 2√2। अब बताओ इसके क्या चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू। अब साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, मैक्सिमम वैल्यू, तो क्या आ गया मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, मैक्सिमम वैल्यू 1/2। हाँ यही आंसर है आपके क्वेश्चन का, बताइए। जो भी स्टैंडर्ड कर्व उसका पैरामेट्रिक फॉर्म होता है, ये इसका पैरामेट्रिक फॉर्म है। सर्कल में जैसे आप है ना, सर्कल का वो पैरामेट्रिक फॉर्म है, r cos थीटा r sin थीटा, वैसे इलिप्स का भी है, हाइपरबोला का भी है, पैराबोला का भी है, कोई भी जो रेगुलर कर्व है उसका है। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्या है, ये सब मुश्किल नहीं है, ये सब आपको ट्राई करना चाहिए, मतलब खुद से थोड़ा कोशिश करो तो हो जाएगा। नहीं तो आप वो लगा लो 1 वेरिएबल में कन्वर्ट कर लो, नहीं तो दूसरा ऑप्शन है फिर 1 वेरिएबल में नहीं होगा सर, डिफिकल्ट हो रहा है, फिर रूट आ जाएगा। अरे तुमसे नहीं होगा ये बताओ ना, मतलब नहीं होगा ये क्या होता है, मतलब ये जजमेंट देने लगते हो तुम बोलो तुमसे नहीं हुआ, मैं करके दिखाता हूँ देखो, मतलब तुम जजमेंट देने क्या लगते हो कि होगा कि नहीं होगा। अभी मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ 1 वेरिएबल में। तुम ये बोलो ना कि मुझसे नहीं हुआ, ऐसे बोलना चाहिए तुम्हें। y निकाले x निकाले, कोई वैल्यू निकाल लो। x की वैल्यू यहां से निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहां से आ गया fx y, तो ये 1 वेरिएबल में आ गया। अभी मैं पॉजिटिव लेके चल रहा हूं क्योंकि मुझे मैक्सिमम चाहिए, ये है। अब यहाँ तुम्हें देखना है ग्राफ इसका क्या होता है, ये इलिप्स था, तो x पे 1 और y पे 1/2 क्या होता है, इस तरह का शेप होगा ना, ये है। तो यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो इसमें क्या हो रहा है कि तो ये है 1 और इधर है 1/√2 -1, तो ये 1 वेरिएबल फंक्शन है जहाँ पे y की वैल्यू होगी। अभी मैं चूंकि y इसका ना x की वैल्यू निकाला ना यहाँ से, तो y विल टेक वैल्यू -1/√2 से +1/√2। अब ये फंक्शन मैक्सिमाइज करना है तो हमें डिफरेंशिएशन अगर मुश्किल होगा तो हम इसका स्क्वायर कर लेते हैं, ये हो जाएगा, ये हो गया। इसको gy ले लो, अब जो इसका क्रिटिकल पॉइंट होगा वही इसका क्रिटिकल पॉइंट होगा, तो यहाँ से क्या करना है g' निकालो, डिफरेंशिएट करो, होगा यहाँ से g' निकालो, y को 0 पुट करो, यहाँ से y की वैल्यू आएगी, क्रिटिकल पॉइंट आ जाएगी। अब क्रिटिकल पॉइंट हम इस इंटरवल में देखेंगे क्या है, फिर इसमें चेक करेंगे, फिर जो भी क्रिटिकल पॉइंट इसके अंदर आएगी वो इंक्लूड करेंगे, नहीं आएगी इसके अंदर तो एक्सक्लूड करेंगे, फिर एंड पॉइंट को इंक्लूड करके चेक करेंगे क्या है मैक्सिमम मिनिमम। ठीक है, तो इससे आ जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करो, 0 पुट करो, y की वैल्यू आएगी क्रिटिकल पॉइंट एंड एंड पॉइंट, ये एब्सोल्यूट मैक्सिमा निकालना है मुझे। तो यहाँ पे एंड पॉइंट ये है और एंड पॉइंट ये है और ये क्रिटिकल पॉइंट है, इस पे आ जाएगा। तीसरा मेथड भी है लाग्रांज मल्टीप्लायर, उससे भी आंसर आएगा,
उससे भी सेम आंसर है, मॉड्यूलर से लेंगे थोड़ा। उससे भी आ जाएगा। हाँ हाँ जी, अभिषेक राज, क्या है ये? अब मैन्युफैक्चर अभिषेक राज है? चलो नेक्स्ट जो बच गया क्वेश्चन, इनका बच गया ना, किसका क्वेश्चन रह गया? तो इधर देखो शुरू में जो भेजा था इनका देखते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है x1 x2 दिस सीक्वेंस ऑफ हाइड रैंडम वेरिएबल। ये क्या लिखा हुआ है? प्रोबेबिलिटी। एक्चुअली ये रो कहीं दिख रहा है ना, ये टाइपिंग वालों का मिस्टेक है। एक्चुअली ऐसा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ xi being 1 is p and जो कि सेम है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ xi being 0। तो एक्चुअली ये कहना क्या चाह रहा है, यहां से xi is बर्नौली p, ठीक है ना, xi जो है बर्नौली p है एंड अब पूछ क्या रहा है आपसे, z जो है 1/500 समेशन xi i from 1 to 500। तो और एक और साथ में क्या अल्फा है, अल्फा है द प्रोबेबिलिटी मॉड z माइनस p मोर देन 0.1। देन अल्फा के बारे में पूछ रहा है ना। सो देखिए यहां से अगर आप देखेंगे, सो एक्सपेक्टेशन ऑफ z कितना आएगा जी, ये तो बाइनोमियल है 500, p है ना, तो 1 ही आ जाएगा क्योंकि इसका एक्सपेक्टेशन 500 होगा। नहीं एक मिनट, p आएगा, p आएगा, p होगा क्योंकि इसका np 500p, हाँ 500 ये बाइनोमियल हो गया तो np और 500 कट गया, p आ गया। और यहां से जो वेरिएंस निकालेंगे आप, वेरिएंस ऑफ z कितना आएगा, p/500। तो यहां से जब वेरिएंस लगाएंगे npq, तो npqn तो कट जाएगा, एक कटेगा, तो p into 1 minus p upon 500। फाइन, ओके। अब यहाँ चेबीशेव से अप्लाई करो आप, ठीक है। तो z माइनस एस मीन, तो मीन वही है, मोर देन इक्वल टू मोर देन दिस, तो लेस देन इक्वल टू यू नो वेरिएंस ऑफ z अपॉन 0.1 स्क्वायर। चेबीशेव इक्वलिटी यही कहती है कि दिस क्वांटिटी इज बाउंडेड बाय वेरिएंस z अपॉन दिस। अगेन सेम कॉन्सेप्ट पे जैम के पीवाईक्यू में क्वेश्चन आ चुके हैं, आप देखो। तो आपको याद होगा अल्फा वाला एक क्वेश्चन था जहां पे p into 1 minus p बना था और ऑप्शन में 1/4 था, तो कैसे 1/4 लाए थे, याद है किसी को? तो जैम का एक क्वेश्चन था ना जहां अल्फा इस तरह से दे रखा था, तो वहां अल्फा आया था लेस देन इक्वल टू p into 1 minus p, चेबीशेव इनइक्वालिटी से। फिर हम लोग क्या कर रहे थे, इसको मिनिमाइज, मतलब इसका बाउंड ढूंढना है तो हम क्या करेंगे, ये हो गया तुम्हारा 500, कट जाएगा तो 5 आ जाएगा ना। अब ये ऑप्शन में तुम्हारे इस ये तो है नहीं, तो व्हाट विल यू डू? क्या आपने जैम में ऐसे क्वेश्चंस देखे हैं कि नहीं? सर इसे डिफरेंशिएट करें। हाँ मैक्सिमाइज कर रहे थे इसे हम, तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करो। है ना p minus p स्क्वायर, यू फाइंड g dash p। बिल्कुल सेम क्वेश्चन जो जैम के पीवाईक्यू में है, तो हम लोगों को वहां से सीखना चाहिए क्योंकि आप सीख के अप्लाई नहीं कर पा रहे हो। सेम का अप्रोच वहां भी है, या तो ढंग से किए नहीं पीवाईक्यू इसलिए तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं है। क्योंकि जो बच्चा, ये तो सेम क्वेश्चन पीवाईक्यू बेस का है कि यहां तक पहुंच गया, देन सेम थिंग।
से 1/4 आएगा शायद। हाँ, तो यहाँ से हमारे पास G डबल डैश P ये -2 है, नेगेटिव है, तो इसका मतलब इस क्रिटिकल पॉइंट पे मुझे क्या मिलेगा, मैक्सिमम। सो दिस इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो होगी हाफ इंटू 1 माइनस हाफ 1/4। ये जैम का क्वेश्चन है ऑलरेडी, सेम यहाँ भी तो है, बस डिवाइड कर दिया, तो लेस देन इक्वल टू 1/4/5 1/20 0.05। देखिए बी ऑप्शन है ट्रू, तो क्या डाउट है, ये सब पीवाईक्यू ठीक से करो। अभी पीवाईक्यू अगर आपने 2 बार 3 बार किए, 2-3 बार और करो, क्योंकि अप्लाई नहीं कर पा रहे हो तो मीन्स यू आर मतलब सीखे नहीं हो, जस्ट आपने सॉल्व कर लिया होगा जस्ट टू सेक ऑफ की सेटिस्फेक्शन से सॉल्व कर लिया, आपने सीखा नहीं वहां से। हम पीवाईक्यू क्यों सॉल्व करते हैं कि वो जो अप्रोच वहां यूज हो रहे हैं, कॉन्सेप्ट वहां यूज हो रहे हैं, वो हम यहाँ अप्लाई कर सके। सेम क्वेश्चन तो आ रखा है पीवाईक्यू में, चेक कीजिए, ऑब्जेक्टिव में आया हुआ है। इन सब में डाउट नहीं होने चाहिए अभी इस टाइम पे। Sir, answer is B and C. हाँ कोई दिक्कत नहीं है, बी और सी तो ठीक है, बी ठीक है ना। अभी हमने अपर बाउंड निकाले हैं, यहाँ पे हमें लोअर बाउंड भी पूछ रहा है क्या, तो लोअर बाउंड क्या होगा, यहाँ से अल्फा इज लेस देन 0.05 और मोर देन क्या होगा, तो जो एग्जाम में क्वेश्चन आया था पीवाई वो 0 से था, है ना, 0 टू दैट। अब यहाँ पे आप देखो व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ दैट, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है। तो यहाँ ये बोल रहा है कि ओके, सो व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू, इसको अगर आप मैक्सिमाइज कर वो करो तो 1/5 का मतलब क्या है, 0.02 नहीं, ये बोल रहा हूँ देखो, ऐसे तो इक्वल टू 0 तो नहीं होगा, मोर देन 0 होना चाहिए, मतलब ऐसे जो पीवाईक्यू में मोर देन 0 है, बट इसकी अगर आप प्रोबेबिलिटी फाइंड करना चाहो, इफ यू वांट टू फाइंड दिस प्रोबेबिलिटी, तो क्या आएगा, z माइनस पी मोर देन दिस लेस देन दिस, मोर देन व्हाट, तो मोर देन के लिए हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, ये एमएसक्यू क्वेश्चन है, मल्टीपल सेलेक्ट वाला है। हाँ डी तो आउट हो जाएगा ऐसे ही, है ना, और ए भी आउट हो गया, तो ए और डी आउट हो जाएगा, 0 एग्जैक्टली तो नहीं आएगा। अब यहाँ पे मोर देन इक्वल 0.01 क्यों है, सो वी कैन ट्राई टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी, है ना, तो इसकी प्रोबेबिलिटी ऐसे निकालना एग्जैक्टली तो थोड़ा डिफिकल्ट नहीं है। यहाँ से आ जाएगा, मान लो तुम लिखोगे भी तो z जो है मोर देन p प्लस 0.1 और प्रोबेबिलिटी z लेस देन ये आएगा। अब p तो हमें पता नहीं है क्या है ना, ऐसे तो हमने मैक्सिमाइज किया तो p 1/2 आया ऐसे तो p कैन बी एनीथिंग, तो इसका लोअर बाउंड क्या हो सकता है, यहाँ पे मिनिमम हो सकता है p0, है ना, p क्या है, बर्नौली p कुछ बताया ना, तो p प्रोबेबिलिटी 0 to 1 ही होती है, तो यहाँ पर तुम लिखोगे अगर लेस देन p प्लस समथिंग, तो अगर p को मैं 0 भी रख दूं, मान लो मिनिमम p 0 ही हो सकता है ना, तो यहाँ z मोर देन 0.1 आ जाएगा, एंड लेकिन 0 यहाँ पे रखने का क्या मतलब है, क्योंकि हमें p प्लस, तो अगर तुम इसकी मिनिमम वैल्यू निकालना चाहते हो, सो व्हाट यू कैन डू, सो यू मतलब हमें क्या करना है, कोशिश करना, अगर मैं ऐसे एग्जैक्टली फाइंड करना चाहता हूँ
सो आई विल ट्राई टू फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस प्रोबेबिलिटी ताकि बाउंड मिल जाए। ऐसे ठीक है, मुझे लग रहा है कि वैसा है एग्जैक्टली फाइंड होगा नहीं, इसने अपने तरफ से बना दिया है। अगर मोर देन 0 होता तो बाय डिफॉल्ट ट्रू होता, लेकिन इक्वल टू 0 है इसलिए गलत है। मोर देन 0 होता ठीक होता। 0.01 से ज्यादा होगा तो ये हमें जस्टिफाई करना पड़ेगा। देखो ट्राई करते हैं। तो यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, 1 माइनस, अगर मैं ऐसा लिखूं देखो यहाँ मैं नंबर लिखने की कोशिश करूँ, p कोई नंबर है, लेट्स से इज p, सो p माइनस 0.1 यहाँ कुछ होगा और p हमें क्या फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी z मोर देन p प्लस 0.1, इससे ज्यादा और इससे कम। यहाँ 0 चल जाएगा तो ये प्रोबेबिलिटी का बाउंड निकालोगे ना, तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि दिस क्वांटिटी इज लेस देन इक्वल टू, देखो ये जो होगा लेस देन इक्वल टू, पहला तो कुछ नहीं, दूसरा z लेस देन माइनस 0.1 और यहाँ आ जाएगा प्रोबेबिलिटी z मोर देन 1 प्लस 0.1, ये इसका अपर बाउंड। अच्छा मुझे तो वो चाहिए ना, प्रोबेबिलिटी कम करनी है, तुम्हें यहाँ ढूंढना है किससे ज्यादा है ना। ठीक है, तो तो ये ज्यादा हो जाएगा, तो इसको 0 कर देंगे ना, तो हमें चाहिए इसका मोर देन इक्वल टू, तो यहाँ मुझे 0 करना पड़ेगा, यहाँ 1 करना पड़ेगा। मैं बाउंड ढूंढ रहा हूँ समहाउ। अब ये प्रोबेबिलिटी अप्रोक्सीमेट करके देखो क्या आएगा, तो z मोर देन 0.1 प्लस z लेस देन 0.9 हो जाएगा, ये इस तरीके से कुछ। बट ये एग्जैक्टली निकालना थोड़ा मुश्किल काम है ना, ऐसे तो एग्जैक्टली फाइंड करना। तो यहाँ प्रॉब्लम मेनली सी ऑप्शन का है ना, सी ऑप्शन में जो है जरूरी, ऐसा जरूरी है कि ये मोर देन यही होगा, तो एग्जैक्ट निकाल के देखना पड़ेगा उसके लिए फिर तो। z हमारा क्या है, z इज, अच्छा एक बार देखो z क्या है हमारे पास, ये वैल्यू है, इसका सपोर्ट क्या होगा, z का अगर तुम सपोर्ट देखो, इफ यू सी, 0 to 500. तो यहाँ से, हाँ मतलब इसका है समेशन x i का 0 to 500, तो ये हो जाएगा 0 to 1 है ना, 0 जैसे 1 by 500, 2 by 500 एंड सो ऑन, लाइक लास्ट में 500 by 500 मतलब 1 हो जाएगा। तो इस तरह का वैल्यू है z की, तो मैं 500 z करूंगा तो उसके हिसाब से आ जाएगा। तो z बीइंग है ना 0.1 से ज्यादा होने की प्रोबेबिलिटी बहुत वो होगी, और तो मतलब ये तो है, बट इस प्रूव करना है यहाँ पे थोड़ा मुश्किल है। मतलब ये ठीक है, बाउंड मिल जाएगा कि मोर देन 0.01 हो सकता है, बट एग्जैक्टली एस्टैब्लिश करना हमारे जो सिलेबस में है, 2 इनइक्वालिटीज हैं, मार्कोव एंड चेबिशेव्स है ना, तो ये दोनों इक्वालिटी है। तो अपर बाउंड हमने निकाल लिया है ना, अपर बाउंड इज दिस, लोअर बाउंड बाय डिफॉल्ट 0 होगा, बट 0.01 लिख रहा है ये,
सो इसका मतलब है कि कैसे एस्टैब्लिश करेंगे आप? तो या तो मैं बट ठीक है, मुझे लगता है कि ये वैल्यू एटलीस्ट कुछ तो ले रही होगी। अल्फा की वैल्यू नॉन जीरो तो होगी ना, अल्फा इज नॉन जीरो क्वांटिटी, और ये वैल्यू समथिंग से मोर देन तो होगा। बट एग्जैक्टली ये निकालना मुश्किल है, 0.01 फाइंड करना बाउंड, क्योंकि वहां से अब एग्जैक्टली आप फाइंड कर पाओगे। यहाँ मैं लिख भी दूँ तो यहाँ से 500 से डिवाइड कर दो तो समेशन xi मोर देन इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा ये एग्जैक्टली निकालना चाहिए, एग्जैक्टली निकाल सकते, ये 500 टाइम हो जाएगा तो समेशन xi कितना हो जाएगा 50 इस तरीके से, और यहाँ समेशन xi लेस देन 9 ऐसा कुछ हो जाएगा। देखो If approximate values of them are given, then we can check it, no? यस क्योंकि ऐसे एग्जैक्टली फाइंड करना डिफिकल्ट है। तो मतलब यहाँ इन्होंने ऐसे लिख दिया होगा, मुझे लगता है कि अपर बाउंड तो ठीक है 0.05, लोअर बाउंड इट इज नॉट श्योर कि क्या आएगा, है ना, क्योंकि ऐसा कोई इनइक्वालिटी डायरेक्टली बताएगी नहीं है। क्योंकि लोअर बाउंड फाइंड करना इज नॉट इजी टास्क यहाँ पे। अपर बाउंड चेबीशेव से आ गया, लोअर बाउंड आएगा नहीं, क्योंकि मार्कोव भी लगाएंगे तो अपर बाउंड ही आएगा। ये है तो हाउ टू कंक्लूड। सो इसमें तो 0.1 से ज़्यादा का मतलब क्या है, ये वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू अगर आप फाइंड करोगे, z यहाँ 0 है, इसको कैलकुलेट करो तो 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दो 0.002 है ना, इस तरीके से होगा एंड सो ऑन। डिफरेंस p घटाने के बाद, p भी पता नहीं ऐसे तो ना, एग्जैक्टली नहीं बता सकते। तो इसका ऐसे लोअर बाउंड फाइंड करना कोई डायरेक्ट टेक्निक नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि एक है कि एग्जैक्टली प्रोबेबिलिटी निकाले, और कोई लोअर बाउंड फाइंड करने कोई इनइक्वालिटी तो है नहीं हमारे पास। तो वैसे इसको ऑप्शन ऐसे बनाया है, मतलब जो PYQ उसके ही क्वेश्चन के बेस से बनाया है इन्होंने। तो वहां पे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो यही है ना कि लाइक हमने जो देखा हुआ है कि लेस देन इक्वल टू दिस मोर देन 0, ये ऑप्शन है वहां पे PYQ में। तो इस तरह से बनाना चाहिए इनको, क्योंकि एग्जैक्टली प्रोबेबिलिटी निकालना डिफिकल्ट है। सो यहाँ पे गेस करने टाइप का हो गया कि हाँ 0.01 से ज्यादा होगा, बट एग्जैक्टली फाइंड करना मुश्किल है, ठीक है ना। जिसने इसने बनाया उसने ऐसे ही लिख दिया है क्योंकि उसको ऐसा लगा होगा कि प्रोबेबिलिटी 0.01 से ज्यादा है इसीलिए। तो इस ऑप्शन को है ना डिस्कार्ड करो, मतलब बी ऑप्शन ऐसे एग्जैक्टली करेक्ट होगा, सी बोलना डिफिकल्ट है ऐसे, क्योंकि एग्जैक्ट निकालने के बाद ही पता चलेगा। और ये जो नेक्स्ट आपने पूछा है ये तो PYQ का ही है ना, ये 2023 का ही क्वेश्चन लग रहा है मुझे तो शायद। हाँ सर जी, ये वाला जो क्वेश्चन भी आप कर लेते हैं, अगर इसको डिस्कार्ड मेथड यूज करें, आई मीन कि उससे कोई छोटी वैल्यू पे देखें चेक करके, क्या जैसे 0.1 से कोई छोटी वैल्यू लें और उस पे चेक करें कि सेटिस्फाई हो रही कंडीशन की नहीं, ऐसा कुछ पॉसिबल है? चेक करके बताइए। देखो डिस्कार्ड तो हो ही चुका ना, ए और डी तो डिस्कार्ड हो चुका है, बी ट्रू है हमारा। अब सी चेक करना है, तो सी बोल रहा है 0.0 ज्यादा होगा, तो 0.0 ज्यादा तो होगा, बट एग्जैक्ट प्रोबेबिलिटी हाउ विल यू फाइंड विदाउट पी। डिस्कार्ड कैसे करेंगे इसमें, मतलब क्या कुछ बताओ आप, जैसे समझ आ रहा है तो। अल्फा का अपर बाउंड, ये क्वेश्चन चेबीशेव इनइक्वालिटी का है, तो अल्फा का अपर बाउंड तो इजीली मिल जाएगा,
लोअर बाउंड के लिए कोई डायरेक्ट फॉर्मूला है ही नहीं, तो ये तो जस्ट एक आइडिया लगाना होगा कि यस इट कैन टेक वैल्यू मोर देन दिस, बट एग्जैक्टली फाइंड कैसे करेंगे? तो इसको मेनली ऐसा लिखना चाहिए, मैं बोल रहा हूँ सी ऑप्शन को करेक्ट करके इट शुड राइट लाइक दिस, और ये तो नहीं लिखते, तो सी वी आर नॉट श्योर कि ऐसा होगा। ठीक है। अभिषेक का ये क्वेश्चन था, एक बार चेक कर सकते हैं? कौन सा? हाइपोथेसिस का था। 2 सेकंड, मैन्युफैक्चरिंग करके था, मैन्युफैक्चर ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, अभिषेक और राज का। ये क्वेश्चन गलत है क्या? इन्होंने प्रोपोर्शन डिफेक्टिव्स बोला है एक्सीड 6। देखो ये तो जैम लेवल का, जैम जैसा क्वेश्चन तो लग नहीं रहा है, ऐसे कोई सैम्पलिंग उम्पलिंग का क्वेश्चन है। जी हाँ, जैम या गेट के सिलेबस से रिलेटेड तो लग नहीं रहा मुझे। क्या बोल रहा है ये कि मैन्युफैक्चरर ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब क्लेम्स दैट द परसेंटेज डिफेक्टिव इन हिज प्रोडक्ट डज नॉट एक्सीड 6। तो मतलब ये है कि परसेंटेज डिफेक्टिव इन दिस प्रोडक्ट, एक तो परसेंटेज डिफेक्टिव 6 कैसे हो गया, मतलब ये क्या कहना चाह रहा है? 6 का मतलब क्या? ये सर यही कंफ्यूजन है, क्योंकि परसेंटेज 0.06 है आउट ऑफ 100 या फिर मतलब क्या है यहाँ पे? या तो 6% में कह रहा होगा ना, 6% एक्चुअली ये हो सकता है कि परसेंटेज दिखा नहीं है कि मैन्युफैक्चरर ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब क्लेम्स दैट द परसेंटेज डिफेक्टिव्स इन हिज प्रोडक्ट डज नॉट एक्सीड 6%। ये होगा कि जो उसका डिफेक्टिव है वो 6% ज़्यादा नहीं होगा, मतलब डिफेक्टिव इज लेस देन इक्वल टू 6%, ये मीनिंग है। और अ सैंपल ऑफ 40 बल्ब इज फाउंड टू कंटेन 5 डिफेक्टिव। अब 40 में से कितने डिफेक्टिव मिले? 5 मिले, तो कितना परसेंट हो गया? 5 इज हाउ मेनी परसेंट ऑफ 40? 0.125। नहीं, 50% 20 है, 25% कितना है इसका? 10 है सर 12.5%। हाँ वही ना, 12.5%, यस। सो 12.5% है। सो द टेस्ट स्टैटिस्टिक्स क्या होगा तब देखो, तो ये जो कह रहा था कि हमारा जो डिफेक्टिव्स होंगे वो लेस देन 6% होंगे, और एक्चुअल में क्या मिला, मतलब ये मिला मोर देन 6%, है ना? तो क्या ये बोलना चाह रहा है? तो the test statistics mod z is, अब ये z क्या है? टेस्ट स्टैटिस्टिक अगर प्रोपोर्शन टेस्ट लगे तो, लेकिन प्रोपोर्शन टेस्ट हमारे सिलेबस में है। जैम गेट का सिलेबस देखा आपने? नहीं तो जैम गेट का सिलेबस ये तो है ही नहीं, नहीं। है ना? क्योंकि हमारे सिलेबस के बाहर का है, जैम गेट के सिलेबस में नहीं है, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स तो बहुत सारे डिफरेंट एग्जाम्स होते हैं, हर एग्जाम के अलग अलग सिलेबस है। कोई कुछ भी पूछ देगा तो जरूरत नहीं आंसर करने की, हमारे सिलेबस का है ही नहीं। मैंने सॉल्व किया था बट आंसर नहीं मैच हो रहा था, तो आई वाज थिंकिंग जो जैम गेट से रिलेटेड सिलेबस उसकी आप कीजिए। किसका क्वेश्चन रह गया अभी? तो हाँ जी मनु बढ़िया, ये तीसरा क्वेश्चन जो आपका जैम 2023 का है ना? Sir, इसमें if we find the size, हाँ, then it will become probability of x1 less than आपने जैम पीवाईक्यू सॉल्व किए हैं सारे, ऑल पीवाईक्यूज? हाँ sir. कितनी बार सॉल्व किए हैं? सो डिड यू सॉल्व दिस क्वेश्चन? Sir, it's coming probability of x1 and x2 both less than 7/4 minus probability of x1 and x2 both less than 5/4. अच्छा एक मिनट, 2023 ये क्वेश्चन है क्या वहाँ मिनिमम है क्या या मैक्सिमम है? मैक्सिमम ही है वहाँ भी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं पूछना चाह रहा हूँ, Under each knot theta is 0 to 1 union. अरे मैटर इज नॉट दिस, डिड यू सॉल्व जैम 2023 पेपर ऑल क्वेश्चंस? No sir, not all of them. Why don't you solve all of them? Without solving PYQ you are solving, you solve each question of PYQ
because when you solve all questions of PYQ year wise solve करो ना, like you take 2023 paper today, you solve each question 1 to 60, take 2022 paper solve 1 to 60. What are you doing? You are preparing for exam and you have not solved PYQ. Then how will you know the level of exam, what they are asking, what they are expecting from you? You first solve all PYQ. I am repeatedly saying in all classes, everyone has to solve all PYQ year wise, at least 4 or 5 times one paper you solve, so that you will get to know the concepts behind the questions and the intention what they expect from you. And this is the same question from JAM 2023. You see batch 3 playlist, you go into WhatsApp description, there is a batch 3, okay? So there is a link of batch 3 playlist, you go there and see the solution of this question there. Already solved. How many times I will solve same questions? So in the WhatsApp group, you go into description, any WhatsApp group, ऑफिशियल जो भी है, चाहे मॉक टेस्ट ग्रुप हो या स्टूडेंट डिस्कशन ग्रुप जिसमें क्वेश्चन आपने भेजा है ना, यू सी डिस्क्रिप्शन ऑफ दैट ग्रुप, देयर इज अ बैच 3 प्लेलिस्ट लिंक, यू गो इनटू दैट एंड सी 2023 पेपर सॉल्यूशन एंड आई हैव सॉल्व्ड दिस पेपर देयर. You please, I am requesting all of you to solve all PYQ at least 4 or 5 times. Otherwise you will be saying after exam, sir, I have worked very hard, I didn't qualify exam. Why? But if you don't know the syllabus and level of the exams already, you are solving. First solve all PYQ. The questions you asked today all were from PYQ only. जो भी आपने भेजा हुआ सब PYQ के questions हैं. At least not exactly same. Same concept they have already asked in PYQ. If you are solving PYQs by yourself, then you will know the concept behind the question. Then you will be able to solve all these questions. You will be able to solve easily. Solve all PYQs, okay, and mock tests also. Then you ask doubt. So for this solution of the third question, you see playlist of batch 3 and see there. Do not watch video just randomly. Just first solve the PYQ, then go to your doubt and see only that questions what I am discussing there. So question number, this is the last almost 50 to 60 question, I think maybe in 50s it is. So you go and watch solution there. Next question is fx is x sin x. So mod fx is okay, so what they are asking, mod fx is what? Differentiable at here it is p, I think it is pi है ना, in the paper it will be pi, यहाँ p दिख रहा होगा. So 0 and pi पे check करना है. So mod f is actually mod x into mod sin x, okay? So हमें बात किसका करना है, mod f का, डिफरेंशिएबल है कि नहीं है. So एक sin x का ग्राफ बना सकते हैं क्या हम लोग? ग्राफ बनाना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, तो मुझे बात करा 0 और पाई पे, तो चेक करो. इफ आई, इसमें क्या डाउट है, इस ऑप्शन में आपको क्या डाउट है? योर आंसर वर, देखो when you are solving mock test you solve it twice. Again I am saying, first you solve during exam and after exam you solve once again. See what questions were wrong and then you solve that again. And उसमें भी जो solve नहीं होगा second time में, then you discuss with me. तो आपको clearly आपको ये पता होगा कि what is the problem. So मुझसे आप बता पाओ कि मैंने ये ट्राई किया और ये प्रॉब्लम है. अदरवाइज वैसे लोग सीधा ऐसे पूछ लेते हैं, उनको पता ही नहीं उन्होंने क्या पूछा है, क्या बताया है, ऐसे डाउट पूछ लेते हैं. यू सी इस क्वेश्चन में क्या डाउट है आपको, आपने क्या ट्राई किया बताइए. हाउ डिड यू अप्रोच दिस क्वेश्चन? डू यू नो डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी? हाँ सर, limit x tends to c fx minus f of c divided by x minus c. ओके, तो इसमें मैं किस पॉइंट पे चेक करूं? डिफरेंशिएबल पाई पे है, डिफरेंशिएबल 0 पे है, नॉट कॉन्टिन्यूअस 0 पे. कॉन्टिन्यूअस तो है ना, तो कॉन्टिन्यूअस तो होगा 0 पे, f0 0 है ना, एंड डेरिवेटिव भी इसका मतलब कॉन्टिन्यूटी चेक कर, लिमिट एंड वैल्यू दोनों 0 है, ठीक है. सो मैं किस पॉइंट पे चेक करूं, पाई पे या 0 पे? सो लेट मी राइट इट gx. So this is gx. इसके बारे में सोचो आप, x sin x के बारे में. इसको ब्रेक भी कर सकते हो, यू कैन ब्रेक इट इनटू, है ना, अगर तुम चाहो तो ऐसे ब्रेक भी कर सकते हो कि when x is positive what will happen, x is negative what will happen. 0 के नेबरहुड में स्पेशली अगर बात करना है तो, या मत वैसे मत करो, अभी तुम सॉल्व करके देख लो.
मैं इसको gx मान लेता हूँ ना, gx इज mod x sin x, so क्या होगा, g dash x is लिमिट x g dash 0 निकालता हूँ, चलो, so I'm checking mod fx, mod f is just g, ये है, तो यहां से एक साथ लिख सकते हो या अलग अलग करके भी, mod x mod sin x, ये तो 0 हो गया अपॉन x। अब आपको क्या करना है इसको, यू हैव टू चेक दिस लिमिट एग्जिस्ट और नॉट। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल है 0 पे, एग्जिस्ट नहीं करती है तो डिफरेंशिएबल नहीं है। अब यहाँ पे mod आ गया, सो वी हैव टू ब्रेक दिस लिमिट इनटू 2 पार्ट्स, है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। तो अगर मैं इसको चेक करूंगा कि आप लोग जानते होंगे ना कि लिमिट एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट बोथ आर इक्वल। सो यहाँ मॉड है तो उसके लिए मुझे लेफ्ट हैंड, पहले मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालता हूँ। जब x टेंड्स टू 0 माइनस है तो यू नो मॉड x डेफिनेशन, यू नो साइन डेफिनेशन, है ना। तो जब x नेगेटिव है तो मॉड x की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस x, एंड व्हेन x is negative तो sin x is also negative, I mean when x is negative in the neighborhood of 0 तो sin x is also negative, so mod sin x क्या होगा, minus sin x। in the same way like mod x is minus x, in the same way mod sin x is minus sin x upon x, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0। तो यहां से क्या आया, दिस वैल्यू इज, ये x x कैंसिल 0, ओके, एंड द राइट हैंड लिमिट लेंगे तो क्या आएगा, तो राइट हैंड लिमिट, व्हेन वी टेक राइट हैंड लिमिट, सो व्हेन x इज पॉजिटिव इन द नेबरहुड तो भी तो आंसर सेम ही आना चाहिए, है ना। सो दिस अपॉन x, तो ये x x कैंसिल 0, तो मतलब ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और क्या है, ये 0 है। देख लीजिए बाकी लोग, सर मुझे भी यही आ रहा था। और पाई पे चेक किया, पाई पे क्या प्रॉब्लम है, तो ये पाई पे भी होगा, हो सकता है, देखता हूं यहाँ पे साइन पाई है ना, तो व्हाट एट पाई, ये है। नाउ अगर आप ये चेक करो, तो यहां पे क्या होगा, यहां जब आप पुट करेंगे gx की जगह पे, g पाई कितना होगा, 0, तो ये तो 0 हो जाएगा, और यहां x माइनस पाई है, mod x mod sin x, चलो ऐसा है। अब क्या होगा, तो यहाँ पे तो कोई दिक्कत है नहीं, इसके साथ तो दिक्कत नहीं है mod x के साथ, क्योंकि x पाई के नेबरहुड में है तो mod x तो x ही हो जाएगा, साइन के साथ प्रॉब्लम है जस्ट। तो अभी क्या बनेगा ये, अगर पुट करेंगे आप तो इसकी लिमिट क्या होगी, अभी x को पाई, साइन पाई कितना होता है, 0 0, ये तो अभी 0/0 फॉर्म का है ना। हाँ सर। बट यू हैव टू फाइंड द लिमिट। देखो तो क्या होता है, पाई पे इसका क्या बिहेवियर है, जैसे ये पाई है ना, सो व्हेन इसको भी 2 पार्ट में ब्रेक करते हैं, ठीक है। सो इसमें 2 पार्ट में ब्रेक करने का मतलब है, सो ये चेक करना है लिमिट एग्जिस्ट करेगी कि नहीं करेगी। सो लिमिट
x टेंस टू पाई माइनस, अब x टेंस टू पाई माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा? सो मॉड x, अच्छा मॉड x तो x टेंस टू पाई माइनस है तो कोई दिक्कत तो है नहीं, क्योंकि x मतलब पाई माइनस मतलब पाई के बहुत क्लोज है ना, लाइक 3.14 अप्रॉक्स है ना, इस तरह से है। सो इट इज x इज पाई बाई x अप्रोचेस टू पाई बाई लेफ्ट साइड, तो ये मॉड x तो जस्ट x हो जाएगा। अब sin x क्या होगा? जब x की वैल्यू पाई से थोड़ी कम है तो sin x इज पॉजिटिव और नेगेटिव? पॉजिटिव। When x is slightly less than pi, so when x is slightly less than pi the sign is positive, है ना, तो sin is positive तो ये sin x ही रहेगा, और अपॉन में है x माइनस पाई ऐसे ही, तो x तो ऑलरेडी पॉजिटिव है यहाँ पे, x तो पॉजिटिव ही है। सो नाउ अभी क्या है, पाई रखेंगे तो sin पाई 0/0 फॉर्म है, तो इसमें तो पुट कर सकते हैं, है ना, इसको बाहर कर सकते हैं पुट करके। सो हियर यू हैव टू अप्लाई एल'हॉपिटल रूल। सो लिमिट x टेंस टू पाई, यहाँ हमने पुट कर दिया तो ये बाहर आ जाएगा पाई। अब यहाँ पे हम लोग प्रोडक्ट होता है, दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, एक फंक्शन में पुट दूसरे फंक्शन में बाद में पुट करेंगे, तो इस तरह से है यहाँ पे। अब यहाँ पे अप्लाई करो, अभी पुट करोगे तो 0/0 फॉर्म में डिफरेंशिएट कर लो, तो साइन का डेरिवेटिव cos x और अपॉन 1। अब x को पाई रख दो, cos पाई कितना होता है? -1, तो दिस गिव्स यू माइनस पाई, एंड सेम थिंग विल डू फॉर द लिमिट x टेंस टू पाई प्लस। तो यहां से अगेन आप नाउ यू सी, जब x की वैल्यू पाई के राइट साइड में है, व्हेन x इज इन द राइट साइड ऑफ पाई, तो x तो पॉजिटिव ही है तो x रहेगा mod sin x। so sin x is what? when x is more than pi तो sin x is negative, तो ये माइनस sin x हो जाएगा, माइनस sin x अपॉन में x माइनस पाई। अब फिर से वही चीज है, अभी पुट करेंगे तो 0/0 फॉर्म है, तो इस x को पुट कर देंगे पाई बाहर, तो यहाँ रहेगा लिमिट x टेंस टू पाई प्लस, है ना, पाई माइनस था। सो नाउ sin x अपॉन दिस, इसकी लिमिट निकालनी, फिर से sin का cos x अपॉन 1 हो जाएगा। अब cos पाई कितना होगा? एक मिनट, दोनों में सेम ही आ गया ना, एक मिनट थोड़ा सा, साइन का डेरिवेटिव cos, ठीक है ना, ये जब माइनस यहाँ था, ये माइनस मैंने मिस किया, ध्यान नहीं दिया, ये माइनस है ना यहाँ पे, देखो ये क्या बना हुआ है, दिस इज x, ये माइनस साइन x था ना, क्यों? ये मॉड हमने ब्रेक किया ना यहाँ पे, ये तो मॉड x था, मॉड साइन x था ना यहाँ पे। एक मिनट, कहने का मतलब ये वाला ब्रेक करा ना, मतलब यहाँ मॉड, ये यही चीज को हमने दो पार्ट में ब्रेक किया, समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ? सो आई एम चेकिंग दिस लिमिट एग्जिस्ट और नॉट, तो लिमिट एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आर इक्वल। तो अभी मैं लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट किया, अब राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट, यहाँ माइनस साइन आया था ना, ये मॉड था ना, हटाता हूँ, मतलब जो, अरे तो यहाँ पे क्या बना था, पहले जो लिखा था मैंने, x माइनस साइन x ब्रैकेट में अपॉन में x माइनस पाई ना, तो यहाँ देखो फिर से ध्यान से देखो, इस x को पुट किया पाई, दिस इज आउटसाइड, माइनस साइन x का डेरिवेटिव माइनस cos x ना, वो चलिए वो सर्कल किया था माइनस, उसमें हो गया था, तो ये माइनस cos x, अब पुट करोगे क्या आएगा, ये पाई आया ना, ये cos पाई -1 प्लस 1 तो पाई आ गया। तो इसका मतलब ये यहाँ से प्रूफ हुआ कि दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू पाई, यही ना, पाई पर डिफरेंशिएबल नहीं है, बट डिफरेंशिएबल एट 0। तो आपने वो लगाए थे, आपने सही लगाए थे, इसमें मिस्टेक इसमें है, आंसर की में मिस्टेक है। सो डिफरेंशिएबल एट पाई एंड दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट पाई, दिस इज डिफरेंशिएबल एट 0। तो ये 0 पे डिफरेंशिएबल है, पाई पे डिफरेंशिएबल नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका क्या है, एक्स वाई भी रैंडम वेक्टर हैविंग पीडीएफ दिस। सो जॉइंट पीडीएफ बना रहा है,
सर IIT एक्सपोनेंशियल 2 यस इसका आंसर मैच नहीं हो रहा। जी जी, तो ये आपका x पॉजिटिव y पॉजिटिव, और ये कोई थ्योरम है क्या, x गिवन x प्लस y लेस देन इक्वल टू 4। तो यहां से क्या करेंगे आप, हाउ विल यू फाइंड? Sir, first we need to find probability of x plus y less than equals to 4. ओके Then to find the expectation, we find the expectation x into fxy divided by the probability on the same range. यस, so you have to integrate over this region. Sir. So first quadrant is the support of the joint distribution and we have to find the integrate over this. तो यहाँ से होगा कि वो x plus y less than equal to 4. This is the reason of integration. तो यहाँ आएगा y from 0 to 4 minus x and x from 0 to 4. ये इंटीग्रेट करो, क्या आया? So जो भी आएगा दिस इज द आंसर। हो सकता है इसमें गलत हो, इट्स फाइन, बट यू हैव टू सॉल्व दिस। और ये निकालने के लिए इसको सॉल्व करोगे जस्ट वही सेम चीज है, 0 to 4 minus x and 0 to 4 सही है ना, ये है। यू इंटीग्रेट दिस, जो भी आपका आंसर आ रहा वही करेक्ट है, ठीक है ना। सो इसमें हो सकता है अगर वैसा है तो मिस्टेक हो सकता है, जैसे बस इसको इंटीग्रेट कर लो। ठीक है भाई, किसी का रह गया क्वेश्चन? ये लास्ट में जो लोग भेजे हैं क्लास में भी, सर मैंने आपको एक डाउट भेजा है, आप देखेंगे एक बार? कौन सा वाला डाउट? इंडिपेंडेंट ट्रायल्स वाला? सर एक लिमिट का क्वेश्चन था। सर एक लिमिट का क्वेश्चन। तो ग्रुप में भेजने में क्या दिक्कत है? देखो तो क्या डाउट है इसमें? सर इसका वो आंसर 1 क्या हुआ है? क्वेश्चन क्या है ये? मॉड साइन, ये वाला क्वेश्चन है। कोई बात नहीं, कई बार आंसर दिया होता है वही गलत होता है ना, क्योंकि जो लोग आंसर बनाना वो भी कोई ऐसे स्टूडेंट या टीचर ये तुम्हारे जैसे हो सकता है तुमने बिट सही सॉल्व किया उसने गलत सॉल्व किया हो, ऐसा भी हो सकता है। देख लो फिर भी। तो साइन पाई रूट अंडर n स्क्वायर प्लस n प्लस 1, n टेंड्स टू इंफिनिटी है। बताओ यहाँ क्या होगा अब? अगर एनालाइज कर लो तुम तो तुमने क्या किया है, n कॉमन ले लिया, आंसर 1 क्यों है इसमें? अगर हम देखें ऐसे तो साइन इंफिनिटी हो जाएगा ये अभी, तो n इंटीजर होना चाहिए n पाई के लिए। n बताया इंटीजर है, ऐसा कुछ बताया है कि n इंटीजर है इसमें? नहीं सर। कुछ भी क्वेश्चन है, मान लो इसको मैं अगर इसका नाम मैं एक नया नाम x रख दूं तो ये हो गया साइन पाई x लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, ठीक है ना।
अब ये जरूरी थोड़ी है x इंटीजर ही है, ऐसा फिक्स थोड़ी है। तो n इंटीजर ऐसा कहा है, इसने बस लिखा है टेस्ट इन्फिनिटी, अभी तो ऐसा है। तो अब इसकी लिमिट क्या आएगी sin पाई x की, ये तो डज नॉट एग्जिस्ट आएगा। 1 क्यों है आंसर इसका? सर हाँ इसको रैशनलाइज करने से हो जा रहा है सर। रैशनलाइज, sin पाई ओवर n स्क्वायर प्लस n बाई 1 है ना, हाँ इसको सर मतलब पाई n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 उसको देकर फिर उसको ऊपर मतलब उसको क्वालिफाई करके इनटू पाई रूट ओवर n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 करके फिर उसका सर मतलब n वहाँ से निकाल देने से सर वो एक्चुअली 0 हो रहा है, मतलब 1 हो रहा है। कैसे? अब लिखिए, यहाँ मैं रैशनलाइज कर देता हूँ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, रैशनलाइज में क्या करना नहीं है? वहाँ पर नहीं हाँ गलत समझ रहे हैं। पहले उसको क्वालिफाई कीजिए 1 करने के लिए, किसको? रूट ओवर n स्क्वायर, पाई, हाँ हाँ रूट ओवर हाँ n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 हाँ प्लस 1, फिर उसके नीचे लिखिए मतलब हाँ डिनोमिनेटर में नहीं वो ब्रैकेट में जी डिनोमिनेटर दीजिए, ब्रैकेट इसमें डिनोमिनेटर, नहीं हाँ वो साइन कंप्लीट कर दीजिए, फिर उसके मतलब साइन का डिनोमिनेटर कर दीजिए यहाँ पे, हाँ हाँ पाई ओवर n स्क्वायर प्लस n, हाँ फिर ऊपर आप वहाँ पर एक मतलब क्वालिफाई करने के लिए अब सर इसको रैशनलाइज कीजिए, मतलब ये तो 1 होना चाहिए, मतलब पाई n स्क्वायर प्लस मतलब आपको ये लग रहा है ये 1 होना चाहिए? ओके, फिर हाँ मैं समझ रहा हूँ। आगे आगे बताइए, ठीक है ना। तो होता क्या है, जो ये sin x अपॉन x है वो 1 तब होगा जब 0 पे टेंड करना चाहिए। मतलब sin x अपॉन x ये 1 कब होगा, अगर यहाँ पे लिखा हुआ है x टेंड्स टू 0, ठीक है ना। और sin x अपॉन x 0 हो जाएगा अगर x टेंड्स टू इंफिनिटी है, ठीक है। तो ये हमारे पास है। तो यहाँ पे एक्चुअली कोई ऐसा रूल बनेगा नहीं, है ना। तो इसमें ठीक है ना, ये nx है, ये साइन अभी ये जो होगा ना ये तो बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन हो गया। इसको थोड़ा और रिड्यूस करो तो ये हो गया sin y टेंड्स टू इंफिनिटी डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है ना। इस तरह से है, तो इसका कोई वैल्यू नहीं है। तो ऐसे किसी ने लिख दिया होगा कहीं पे, वो गलत, वैसा कुछ जरूरी नहीं है। यहाँ पे कुछ और होगा तो समझ आता है। यहाँ पे हमारे ठीक है ना, तो ये कोई जरूरी नहीं है। तुमने पेन पाई 0 किया है, बट n इंटीजर इसकी सिक्योरिटी है, लिखना चाहिए इसको n इज इंटीजर। ऐसे n टेंड्स टू इंफिनिटी ठीक है, बट ऐसे ही कुछ भी कोई लिख देता है, छोड़ दो फालतू क्वेश्चन। हाँ देखिए मेरा क्वेश्चन, अरे ये क्वेश्चन था, ओके। मैंने ट्राई किया सर, ऑप्शन समझ नहीं आ रहा। क्या दिया आपसे दिक्कत है? सर मैंने किया लेकिन मुझे खुद ही समझ नहीं आ रहा कि कैसे किया है। पहले 3 ऑप्शन आपने कैसे किए हैं? सर पहले ऑप्शन आप देखिए, ऑप्शन ए में मैंने ऐसे किया था, मतलब इसको आपको कहाँ डी में डाउट है? हाँ सर ऑप्शन डी में डाउट है। क्या डाउट है? सर ऑप्शन डी मैंने कर ली लेकिन मुझे खुद ही समझ नहीं। अब कर ली खुद ही समझ, तो मैं क्या करूँ उससे फिर? सर फिर आप समझा दीजिए ना सर कैसे करना है। एक्चुअली ज्यादा डाउट क्लास रखने से ना ये डिसएडवांटेज है।
लोग ऐसे ही फालतू फालतू क्वेश्चन पूछ रहे थे, तो क्या जरूरत है, तुमने अगर पहले 3 ऑप्शन कर दिए तो चौथे में क्या दिक्कत है? अगर तुम्हें इसका डेफिनेशन बताओ, पर सिर्फ पहले ऑप्शन किए हैं, तो ऑप्शन बी और सी में इसका बताओ। अगर मैक्सिमम मिनिमम ओपन करना आता है तो तुम्हें सीखना है ना। अभी ये इस तरह क्वेश्चन पहले हमने सॉल्व नहीं किए, पीवाईक्यू में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आए हुए हैं ऑलरेडी, ये पीवाईक्यू का है, और भी एग्जाम और भी देखेंगे आप, वहां भी आया हुआ है। बताओ इसमें क्या डाउट है कि इसकी वैल्यू क्या होगी? x स्क्वायर होगा इफ x लेस x ग्रेटर देन 1, x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1। एक्चुअली एक जैसा ही 100% मैं कराऊंगा उसे तो आपको कोई फायदा तो है ही नहीं। देखो फिर भी क्या है इसमें, वो तो सीखना है बच्चों को। इसका क्या मतलब है? x लेस देन इक्वल टू 1। नहीं, इसका मतलब वो नहीं है। तो यहाँ चूंकि मेरा पॉजिटिव है इसलिए चलेगा, क्योंकि एक्स वाई पॉजिटिव है तो चलेगा, अगर नेगेटिव हुआ जरूरी नहीं है। तो चूंकि पॉजिटिव है एक्स वाई तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये x लेस देन इक्वल टू वाई भी लिख सकते हैं, यहाँ x मोर देन इक्वल टू वाई भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ लिमिट पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत नहीं है, अदरवाइज प्रॉब्लम होती। तो इसमें क्या x इक्वल टू वाई का लाइन बना लो, यहाँ x मोर देन इक्वल टू वाई, यहाँ x लेस देन इक्वल टू वाई। तो अगर मैं किस पहले डिवीजन में लिखता हूँ, अगर जहां तो यहाँ की बार x स्क्वायर हो जाएगी dx dy, आपको देखना है किसको पहले लिखना बेटर है, यहाँ dy dx लिखना बेटर है। तो यहाँ पे लिखो dy dx, भाई जो सॉल्व करते हुए समझ आएगा, dy dx। अब मैंने क्या किया, मिनिमम x स्क्वायर को लिया है, तो x स्क्वायर मिनिमम को, जो x मिनिमम इस रीजन में मुझे y की लिमिट लिखनी है। क्या होगी y की लिमिट यहाँ पे? x to 1 और x की लिमिट 0 से 1 प्लस, अब यहाँ पे मिनिमम क्या है y स्क्वायर, तो y स्क्वायर मिनिमम कब होगी? जब ये रीजन है। यहाँ पे मैं लिखूंगा dx dy। इसकी वजह ये है कि x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना आसान है, इसको y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना मुश्किल है, इसलिए पहले x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। यहाँ पे e की पावर x स्क्वायर है, इसको y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना आसान है पहले, देन x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगा। अब यहाँ से आ गया ये वैल्यू जो है x की लिमिट है, तो x की लिमिट है y से लेके 1 तक, और y है 0 से 1। अब ध्यान से इसको देखोगे तो पता चलेगा कि दोनों का आंसर सेम आएगा। सब लोगों को पता होगा, आप लोगों को, डेफिनेट इंटीग्रेशन इज फ्री ऑफ वेरिएबल्स। तो मतलब जैसे एग्जांपल के लिए मैं sin x को इंटीग्रेट करूं 0 से पाई में, या मैं sin t को इंटीग्रेट करूं 0 से पाई में, या मैं sin u को इंटीग्रेट करूं 0 से पाई में, सबका आंसर सेम ही होगा, जो भी होगा, है ना। मतलब पता नहीं 0 आएगा, मतलब ऐसे ही बोलो, चेक कर लेना, जो भी आएगा मतलब, तो जो भी इसका आंसर होगा वो सेम ही होगा, है ना। तो 2 टाइम 0 नहीं आएगा, जो भी आएगा सो आंसर सेम ही होगा। सेम यहाँ पे है, इसमें क्या हो रहा है, अगर x y को इंटरचेंज कर दो तुम, दोनों सेम नहीं है, इसमें x की जगह मैं y रख दूं, ये तुम इसको सॉल्व करके देख लो, ये भी एक तरीका है। सो ये क्या बोल रहा है कि पर यहाँ पर मुझे कंफ्यूजन है, पर कैसे y आया? कौन सा कैसे y आया? सर मतलब मैंने जो किया है, मतलब वो मतलब y कैसे आ रहा है, मतलब x to 1 है तो वहाँ पर कैसे y to 1 2 टाइम्स कैसे हो गया, मतलब इंटरचेंज कैसे हो गया? अरे मैडम वही तो कह रहा हूँ मैं, मुझे ये बताओ कि इसमें मैं x की जगह y और y की जगह x रख दूं, तो ये नया इंटीग्रल वैल्यू सेम ही रहेगी ना, वेरिएबल से फर्क थोड़ी पड़ता है। मैं इसको अगर x को y, y को x रख दूं, यहाँ dx dy
e की पावर y स्क्वायर y to 1 0 to 1। ये दोनों का आंसर सेम। आप इसको सॉल्व करके देखो क्या आएगा और इसको सॉल्व करके देखो सेम ही आंसर आएगा। यही तो आपसे वो चेक करवाना चाह रहा है। एक थ्योरम होता है, रिजल्ट है कि डेफिनेट इंटीग्रेशन इज फ्री ऑफ वेरिएबल, मतलब इसका आंसर कोई नंबर आएगा, इसका भी आंसर कोई नंबर आएगा। तो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा इन दोनों का आंसर सेम ही आना है। क्यों आना है सेम? क्योंकि ये समझ लो आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऐसा अगर तुम ऐसा समझना चाहो तो। क्योंकि e ऑफ x स्क्वायर जो फंक्शन है, e ऑफ y स्क्वायर जो फंक्शन है, तो यहाँ पहले xy के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट, यहाँ yx के रेस्पेक्ट में, सेम ही चीज तो है। तो समझ गए सर। तो दोनों का आंसर सेम आएगा, इंटरचेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये और ये सेम ही है, तो ये 2 टाइम हो गया, 2 टाइम दिस। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, पूरे डाउट चलता ही रहेगा, खत्म करते हैं इसको हम अभी। सर अनबायसनेस कैसे चेक करते हैं? एक बार सर एक एग्जांपल से तो डेफिनेशन से आपके पास कोई क्वेश्चन है जहां पे आप चेक नहीं कर पाए हो? बताओ। सर 2018 का 39 नंबर क्वेश्चन है सर। हाँ, तो वो मैंने क्लास में सॉल्व नहीं कराए हैं। सर समझ में नहीं आया, जैसे कंप्लीट सफिशिएंट स्टडीज उसको कैसे, हमको नहीं आ रहा है सर समझ में, कैसे चेक करते और कैसे अप्लाई करते। फार्मूला तो है सर कॉपी में, लेकिन कैसे अप्लाई करते वो नहीं आ रहा है। अनबैच का डेफिनेशन पता है आपको? एक्सपेक्टेशन ऑफ t इक्वल्स टू थीटा। तो यही करना है बस, मीन निकालना आता है आपको? मीन निकाल के देखो थीटा आता है कि नहीं। कभी भी अनबैच चेक करना है तो मीन फाइंड करेंगे और वो थीटा के इक्वल आना चाहिए। मतलब क्या इसमें नया है? कौन सा क्वेश्चन? थीटा ही रहना चाहिए। नहीं, जिसका अनवैच एस्टिमेटर दिखाना है वो आएगा ना। यहाँ टी थीटा का अनवैच एस्टिमेटर है, जब वो थीटा स्क्वायर का होगा तो ई टी थीटा स्क्वायर आएगा। हाँ, जिसका अनवैच एस्टिमेटर है वो आएगा। ये चीज है। x और y दोनों करके आ जाता है, तो वो नहीं हो पाता। हाँ, तो क्वेश्चन बताओ, जब आप क्वेश्चन कोई सॉल्व कर रहे हो जो आपसे नहीं हो रहा है तो बताओ उसमें क्या डाउट है, भी बताओ मुझे। थोड़ा भी सेंड कर दो सर। जी सर मैंने वो जो p वैल्यू का एक प्रॉब्लम लिया हुआ है वो सर समझ दीजिए। कहाँ है क्वेश्चन? भेजा ग्रुप। कहाँ ग्रुप में? कहाँ भेजा? पता नहीं है। अच्छा ये तो ये तो जैम का पीवाईक्यू है ना? हाँ सर, लेकिन p वैल्यू पर मतलब वो पर्टिकुलर टॉपिक में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था इसलिए। क्या डेफिनेशन देखो, मैंने क्लास में लिखाए होंगे। जैसे तुम लोग पुराने वीडियोस काहे नहीं देखते हो? तो जब क्लास में करा रहा होता हूँ तब लाइव क्लास करते नहीं हो तुम लोग, तब तुम लोग लगता है वो पी वैल्यू का डेफिनेशन क्या है बताओ। ये मैं क्लास में पढ़ाए होंगे ना। पी वैल्यू ऐसे तो सीधा क्वेश्चन करा दिया। और पी वैल्यू के जितने क्वेश्चन है जैम गेट मैंने सारे क्लास में कराए हैं। तो वीडियोस काहे नहीं देखते तुम? जिस भी ईयर का क्वेश्चन है, मैंने पहले बताया कि बैच 3 में जो है जैम के सारे पीवाईक्यू डिस्कस किए हैं, बैच 6 में गेट के कर रहे हैं डिस्कस। तो जिन क्वेश्चंस में डाउट है उनके वीडियोस जाके देखो वहां पे। अब जो बच्चा लाइव क्लास में था उस टाइम उसने पूछा ही होगा, डिस्कस किए ही होंगे हमने। तो पी वैल्यू का क्या है डेफिनेशन बताओ। या तुम्हें अगर थ्योरी में डाउट है तुम बैच 1 या बैच 2 का किसी भी वीडियो उठा लो, तो देखो किस वीडियो में मैंने पी वैल्यू पढ़ाए हैं। तो टेस्टिंग वाले टॉपिक में पी वैल्यू पढ़ाया होगा तो उसमें बताया होगा पी वैल्यू क्या होता है। फिर पी वैल्यू के क्वेश्चन भी करा के दिखाए होंगे उस दिन। अभी तक डाउट क्यों है तुम्हें? क्योंकि तुम लाइव क्लास तब नहीं कर रहे थे। ये है। अब क्या है डेफिनेशन तुम्हें बताओ। तुम्हें अब नहीं आता, तुम्हें सीखना पड़ेगा ना। कैसे सीखोगे? जब हम सिलेबस पढ़ा रहे थे पढ़ाया ना मैंने ये सब। यहाँ इन्होंने क्या बता रखा है कि टेस्ट स्टैटिस्टिक्स y है समेशन xi एंड y का ऑब्जर्व्ड वैल्यू जो है 1 है, 1 है। y करस्पॉन्डिंग ऑब्जर्व्ड सैंपल वैल्यू इज 1। ओके, तो पूछ रहा है कि p वैल्यू। तो p वैल्यू होता क्या है? जो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स है मोर देन
its observed value, simple, under H naught, when H naught is true. और हम लोग जब टाइप 1 एरर प्रोबेबिलिटी निकाल रहे होते तो क्या निकाल रहे होते हैं? वहां निकाल रहे होते हैं कि टेस्ट स्टैटिस्टिक्स मोर देन इक्वल टू k व्हेन h नॉट इज ट्रू। तो वहां k पता नहीं होता क्या है, या वो क्रिटिकल रीजन में जो दिया होता है वो होता है। तो यहाँ पे k की जगह मुझे इसी की वैल्यू रखनी होती है p वैल्यू में। जो ये k है वो इसी की ऑब्जर्व्ड वैल्यू होगी, और वैसे p वैल्यू में यहाँ जो भी वैल्यू होते हैं इसी की वैल्यू होनी चाहिए। और वैसे टाइप 1 एरर जब निकाल रहे हैं क्रिटिकल रीजन, तो वहां पे कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है साइज के हिसाब से। तो ये कैलकुलेट करो, यही डेफिनेशन है इसका कि अगर क्रिटिकल रीजन तुम्हारा है कि y मोर देन इक्वल टू k फॉर एग्जांपल, तो p वैल्यू निकालने के लिए k के प्लेस पे हम y की ऑब्जर्व्ड वैल्यू रखते हैं जो क्वेश्चन में गिवन होता है आपको। तो यहाँ पे y मोर देन इक्वल टू 1, y की ऑब्जर्व्ड वैल्यू 1 है व्हेन h नॉट इज ट्रू। अब निकालो, ये निकाल सकते हो कि नहीं? हाँ सर, ये हो जाए सर। मेरा क्वेश्चन ये है कि मतलब टाइप 1 एरर एंड p वैल्यू में अलग क्या? डेफिनेशन में देखो ना, तुम खुद ही देखो, अगर तुम्हें डेफिनेशन क्लियर, तुम खुद ही बता दोगे डिफरेंस क्या है। मैं तो पूछ रहा हूँ कि टाइप 1 एरर का डेफिनेशन क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप, हाँ क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग H नॉट व्हेन H नॉट इज ट्रू। हाँ, और p वैल्यू का डेफिनेशन क्या है? p वैल्यू का फॉर्मूला क्या है? अब यहाँ रिजेक्टिंग एच नोट नहीं आता, तो कहीं भी देख लो किसी बुक में डेफिनेशन, यहाँ रिजेक्टिंग एच नोट थोड़ी आता है, जाके देखो। यहाँ पर अगर मान लो क्रिटिकल रीजन मेरा है, तो फिर से समझा रहा हूँ, देखो मान लो ऐसा है कि क्रिटिकल रीजन है रिजेक्ट एच नॉट इफ, मान लो एग्जांपल के लिए कि x बार मोर देन इक्वल टू k है, तो यहाँ पे आएगा x बार मोर देन इक्वल टू k व्हेन h नॉट इज ट्रू। और यहाँ पे क्या आएगा, ध्यान दो, अब यहाँ k नहीं आएगा, यहाँ तुम्हें वैल्यू दे रखा होगा x1 ही कुछ वैल्यू, तो यहाँ पे लिखता हूँ स्मॉल x बार गिवन h नॉट इज ट्रू, ये है p वैल्यू। अब ये स्मॉल x बार क्या है? एक कॉम्प्लेक्स बार क्या है? हाँ, ये रैंडम वेरिएबल है और ये इसकी ऑब्जर्व्ड वैल्यू है। ये कहाँ से आएगी? क्वेश्चन में दे रखा होगा हमेशा। तो ये डिफरेंस है, देखो ध्यान से। यहाँ k कुछ भी हो सकता है, अलग चीज, वो पता नहीं क्या है, बट यहाँ इसी की ऑब्जर्व्ड वैल्यू आएगी p वैल्यू में। ग्राफिकली देखो, तुम लोग लाइव क्लास में आते नहीं थे जब पढ़ा रहे थे हम। सो यहाँ से अगर ये क्रिटिकल पॉइंट है जिसको हम k बोल रहा हूं मैं, तो ये टाइप 1 एरर की प्रोबेबिलिटी है, ये अल्फा है तुम्हारा। p वैल्यू क्या है? p वैल्यू यहाँ पे आएगा, ये कोई x बार आएगा एग्जांपल के लिए, तो ये है p वैल्यू। ठीक है, ये रफली समझो, ये p वैल्यू इधर आता है वन साइडेड टेस्ट के लिए। टू साइडेड है तो इधर भी आएगा, सेम ग्राफ इधर ही बनेगा टू साइडेड, ये वन साइडेड टेस्ट के लिए है। तो p वैल्यू क्या इधर आएगा? p वैल्यू मतलब अल्फा से कम आएगी, तो मतलब हम h नॉट को क्या होता है जब p वैल्यू, हाँ, रिजेक्ट h नॉट व्हेन p इज लेस देन, है ना, रिजल्ट h नॉट रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये है, तो जब देखते हो तुम बुक में देखते हो कि अल्फा को 0.05 लेता है वो 5%, तो जब p वैल्यू 5% से कम आ रही है तो इसका मतलब टेस्ट स्टैटिस्टिक्स की जो वैल्यू है वो रिजेक्शन रीजन में है। अगर 5% अल्फा से ज्यादा आ गई तो ये p वैल्यू हो जाएगी। अगर p वैल्यू अल्फा से ज्यादा आ गई तो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स यहाँ आ गया, और टेस्ट स्टैटिस्टिक्स यहाँ आ गया, इसका मतलब है कि ये एक्सेप्टेंस रीजन में आ गया, तो वी फेल टू रिजेक्ट h नॉट। तो जब p वैल्यू की वैल्यू अल्फा से ज्यादा आ जाएगी तो हम h नॉट को वी फेल टू रिजेक्ट h नॉट, ये हो जाएगा। पुराने वीडियोस का हेल्प लो, क्योंकि जो लोग एक वो है ना, क्योंकि मैं तो अपनी तरीके से पूरा जितना वेस्ट कर सकता कर रहा था। अब उस समय क्या है, बच्चे आधे दूर, अब क्या सब जगेंगे, अभी जैसे एग्जाम क्लोज आएगा, अब सब जो लोग सोए हुए थे पूरे साल वो जगेंगे कि ये नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, ये नहीं हो रहा। कि मैं तो अपने हिसाब से सब कुछ पढ़ा रहा था, जो लोग रेगुलर है उनको सब पता है, ये पहले पूरा सिलेबस कराया, PYQ कराया, मॉक टेस्ट करा रहे हैं इस तरह से। ये तो जो भी जिनको डाउट्स है PYQ में वीडियोस देखो, सिलेबस में डाउट है वीडियोस देखो, वहां से क्लियर नहीं हो रहा तो मुझे बताओ, तो यहाँ डिस्कस करते हैं। अभी तो पूरे साल जो पढ़ा है वही फिर अभी पढ़ाते रहेंगे, ऐसा थोड़ी होगा। ये है,
तो पुराने वीडियोस देखो जो लोग पीछे चल रहे हैं। ये ओके, तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे मॉक टेस्ट 14 का डाउट। तो ठीक है, 5-10 मिनट वेट कर लो, अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। हाँ ठीक, कितना 40 कौन सा बताना है? 39। यहाँ कहाँ एनवाइस कहाँ पूछा है? UMVU ही पूछा है, ठीक है ना? UMVU कैसे निकालते हैं? आपने एक भी क्वेश्चन किया UMVU निकालने के? कोई दूसरा? तो जाके वीडियोस देखो ना, लाइव क्लास में आते थे जब UMVU पढ़ा रहे थे। सर उस समय किए थे क्लास में कि नहीं समझ में। तो दोबारा ट्राई करो ना, उसमें समझो ना क्या हो रहा है, कैसे समझ नहीं आ रहा है। एक आसान सा क्वेश्चन उठाओ, अब सीधा ये करो, जो क्लास देखो, जैसे मैंने जो क्लास में पढ़ाए, पहले डेफिनेशन देखो क्या UMVU होता क्या है, उसको लिखो, समझो, उसको रिवाइज करो, मतलब खुद से पूछो कि UMVU है क्या। नाम ही लिखा हुआ है, यूनिफॉर्मली मिनिमम वेरिएंस अनबायस्ड एस्टिमेटर। उसमें क्या समझ नहीं आ रहा? हमने जो क्लास में ऐसे बताया होगा, मैंने चिल्ला चिल्ला के, भैया बहुत सारे अनबायस्ड एस्टिमेटर होंगे, उसमें सबसे कम वेरिएंस जिसका होगा उसको हम UMVU ही बोलेंगे। यही तुम खुद को समझाओ ना कि एक पैरामीटर के पास बहुत सारे अनबायस्ड एस्टिमेटर है, उस अनबायस्ड एस्टिमेटर में जिसका सबसे कम वेरिएंस आएगा वो UMVU ही होगा। तो अगर तुम्हें UMVU का मतलब ही नहीं पता है तो कैसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे? लेमन-सेफी थ्योरम पता है क्या होता है? लेमन-सेफी थ्योरम क्या कहता है? तो ये सब रिवाइज करो ना, एक बार में नहीं समझ आए कोई बात नहीं, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, 5वीं बार, 10वीं बार, अरे कभी तो समझ आएगा। अब एक बार नहीं समझ, छोड़ दिए तुमने। जो सिलेबस है उसको क्यों बोलता हूँ रिवाइज करो, रिवाइज रिवाइज रिवाइज, क्योंकि जितनी ज्यादा बार रिवाइज करोगे उतनी ज्यादा क्लैरिटी होगी। जो बच्चे जवाब दे रहे हैं, जिनको याद है, वो कौन लोग जिन्होंने बहुत बार रिवाइज किया है, इसलिए उनको आया है ना। आपको नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि आपने ढंग से पढ़े नहीं है ना। एक बार पढ़े छोड़ दिए। जो बच्चे जवाब को जो बार बार रिवाइज किए, एक बार में किसी को समझ नहीं आता, मुझे भी नहीं आया था। ये है, जब रिपीटेडली हम वो करेंगे तब जाके समझ आएगा। एक बार में ऐसा नहीं होगा एक बार पढ़े और सब कुछ दिमाग में घुस गया, ऐसा थोड़ी होता है। फिर कोई सारी चीजें किताब में लिखी हुई हैं, सारी चीजें लोग बता रहे हैं, फिर भी लोगों को ट्यूशन की जरूरत क्यों पड़ती है? समझने के लिए ना, वरना तो वही आपको सीखने की जरूरत है। कैसे सीखोगे? चलो एक एक करके सीखो ना टॉपिक। आप जो वीडियो जो मैंने पढ़ाए लिखो, फिर उसको खुद से रिवाइज करो। मतलब जैसे किताब बंद करके आप खुद से पूछो ना कि UMVU का डेफिनेशन क्या है, अनबायस्ड का डेफिनेशन क्या है। जैसे आपने बताया अनबायस्ड का डेफिनेशन अभी सही बताया था, तो वैसे ही कर करके हर जो सिलेबस के एक एक वर्ड है, पहले तो उसका डेफिनेशन समझो कि डेफिनेशन क्या है, मतलब उसका मीनिंग क्या है। उसके बाद सीखो कि वो सब फाइंड करने के तरीके क्या क्या हैं। तो सिलेबस जो सिलेबस निकालो, आप एक एक वर्ड का डेफिनेशन लिख के देखो कि आपको हर वर्ड का डेफिनेशन पता है क्या। अनबायस्ड का मतलब क्या है, कंसिस्टेंट का मतलब क्या है, सफिशिएंट का मतलब क्या है, कंप्लीट का मतलब क्या है, UMVU का मतलब क्या है। पहले तो ये क्लियर करो, उसके बाद फिर क्वेश्चंस कर पाओगे, तो मतलब तुम निकाल पाएंगे। ये क्वेश्चन हालांकि आसान क्वेश्चन है ये, इसका सॉल्यूशन देखो मैंने कराए होंगे, आप वीडियोस देखो ना बैच 3 वाले। यस सर, देख रहे हैं अभी। और सिर्फ देखो नहीं, उसको लिख के खुद सॉल्व करो। एक बार आप समझ लो और लिखो। हाँ, पहले जैम का PYQ करना है, तो बैच 3 में हमने PYQ सारे कराए हैं। आप एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिखो। पहले आप चाहो नहीं हो रहा है तो देख लो पहले क्या किया है, फिर समझने की कोशिश करो, फिर उसके बाद खुद से सॉल्यूशन लिखो उसका, कि समझ आ गया तो आप खुद लिख पा रहे हो कि नहीं लिख पा रहे हो। ये है, फिर लोगों से हेल्प ले सकते हो, फ्रेंड से हेल्प ले सकते हो, किसी कहीं समझ नहीं आ रहा तो ऑनलाइन गूगल से, यूट्यूब से, मुझसे। जितने हैं ना सर 4 मेथड है इसका निकालने का, ये कंप्लीट, सफिशिएंट, UMVU, ये सब चेक ही करने नहीं आ रहा आपको, कैसे चेक करते हैं? तो सीखना पड़ेगा ना आपको। कैसे सीखोगे आप? देखो जैसे बाकी लोगों को क्यों आ रहा है चेक करना, जैसे बाकी लोग जो कैसे कर पा रहे हैं। अब नहीं, आप सोचो ना, वही तो सीखना है हमें कि जैसे हमें कुछ नहीं आता, हमें क्यों नहीं आता, हमें उसको टाइम देने की जरूरत है, हमें ट्राई करने की जरूरत है। अगर हम ट्राई करेंगे, टाइम देंगे तो होगा, क्यों नहीं होगा। अगर कोई और कर पा रहा है तो हम भी कर सकते हैं। ये चीज है ना, हमें सीखना ही तो है। तो कैसे सीखेंगे? उसको ट्राई करेंगे, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, ट्राई करते रहेंगे, फिर सीखते रहेंगे ऐसे करके। तो ट्राई करने की जरूरत है हमें। तो आप ट्राई कीजिए ना, डेफिनेशन देखिए क्या है, फिर जो क्वेश्चन मैं बोर्ड पे कराया हूँ सिलेबस में, वो आप खुद से करके देखिए कि यहाँ क्या हो रहा है, और रिवीजन खूब कीजिए, रिपीटेडली उस चीज को
टाइम देने की जरूरत है आपको, क्योंकि कहीं ना कहीं सीखना ही, देखो आप अगर अभी शुरू किए हो सीखना, कोई 2 साल पहले शुरू किया है सीखना, तो आपको उस तरह से स्पीड बढ़ानी होगी अपने सीखने के लिए, रिवीजन ज्यादा करना पड़ेगा, यही तो है। बट ट्राई करो, हो जाएगा, ट्राई करते रहोगे तो आप देखो PYQ वाले क्वेश्चंस करो, देखो कॉन्सेप्ट क्या है, सिलेबस के रिवाइज नहीं आ रहा सिलेबस रिवाइज करो, फाइंड करना नहीं आ रहा तो आसान क्वेश्चन पहले करो, उसके बाद मुश्किल क्वेश्चन पे आओ, ये है। हाँ उसको ट्राई कीजिए, पहले सिलेबस वाले वीडियोस देखिए वहां, फिर आपको समझ आएगा। ठीक है जी, तो अभी 8 बजे से स्टार्ट करते हैं, 8 to 9 हम लोग मॉक टेस्ट 14 का डाउट डिस्कस करेंगे। अगर 13 का कुछ रह गया हो तो बोल सकते हो, अदरवाइज 14 का भी डिस्कस करेंगे।